हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं गाइस वो है क्लॉज के बारे में और प्रीपोजिशन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ऑलरेडी इनको कवर कर चुके हैं, लेकिन आज क्या है, क्योंकि एक दो क्वायरीज इनके रिलेटेड आई थी, एक दो क्वेश्चंस इनके रिलेटेड आए थे, तो उन क्वेश्चंस का आंसर उनकी जो उन पे उनके पीछे एक कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और जो ये क्लास वाला है, तो इस क्लास में क्या था, इसमें कहीं पे कन्फ्यूजन था कि जो सबॉर्डिनेट और मेन क्लास तो वो कैसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो उसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन रह गया था। और शायद वो कन्फ्यूजन इसलिए रह गया था क्योंकि जो हमारा पीडीएफ है पिछले क्लास की, जो क्लास पे जो हमने वीडियो बनाया था, जो उसमें पीडीएफ थी, तो उसमें एक एग्जांपल में सबॉर्डिनेट क्लास में नीचे लिखा हुआ था मेन क्लास, और मेन क्लास में नीचे लिखा हुआ था सबॉर्डिनेट क्लास। तो शायद उसी की वजह से वो कन्फ्यूजन जहन में आ गया है। तो कोई बात नहीं, उसको भी आज क्लियर करेंगे। और एक चीज़ है, इन क्लासेस को हमें डीपली स्टडी भी करना होगा, क्योंकि जो ये क्लासेस है इसमें से और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे क्लास आइडेंटिफिकेशन इसमें से आ सकता है। तो आपको क्या किया जाएगा एग्जाम्स में, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको जैसे कि ऐसे दिया जाएगा, I fear that I shall fail। तो जैसे आपको ऐसे एक सेंटेंस दिया जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप क्या करें, आप इसमें से हमें निकाल के दे सबॉर्डिनेट क्लास में से कौन सा वाला है। क्योंकि सबॉर्डिनेट क्लास तो हमने अभी जान ली है, तो आज भी फिर से जानेंगे कि सबॉर्डिनेट क्लास क्या होती है और आइडेंटिफाई इसको कैसे कर पाएंगे हम इजीली। तो आइडेंटिफाई करना है हमें फिर यहाँ पे इस सेंटेंस में जो सबॉर्डिनेट क्लास है वो कौन सी वाली टाइप है, क्योंकि सबॉर्डिनेट क्लासेस की भी बहुत सी टाइप्स है, तो उस हिसाब से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारे लिए। तो सबसे पहले इसीलिए आज जो है ना गाइस, हम क्या करेंगे, एक तो पहले इस प्रीपोजिशन की जो क्वेरी है उसको एड्रेस करेंगे, दूसरा हम क्लास को पढ़ेंगे, फिर से थोड़ा इसका रिवीजन होगा, और क्लास की जो टाइप्स है सबॉर्डिनेट क्लास की पर्टिकुलरली, तो उन टाइप्स पे हम आ जाएंगे और उनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली एग्जाम्स में, तो उस पर आप आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस सबसे पहले जो हमारी क्वेरी एक आई थी वो प्रीपोजिशन के बारे में आई थी। वो क्या है, हमने एक एग्जाम्पल दी थी पिछले क्लास में, जब हम प्रीपोजिशंस का टॉपिक जो है वो पढ़ रहे थे, तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा था वहाँ पे, देयर इज अ ब्यूटीफुल ब्रिज डैश द रिवर चिनाब। तो हमने वहाँ पे अक्रॉस का इस्तेमाल किया था। तो किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे अक्रॉस के बदले हम ओवर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। तो अगर देयर इज अ ब्यूटीफुल ब्रिज अक्रॉस द रिवर चिनाब हमने क्यों लिखा है, हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम ओवर का इस्तेमाल हमने क्यों नहीं किया है। तो गाइज जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर आ जाए, या कॉन्सेप्ट आपको कौन सा वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, आपको रिवर का कॉन्सेप्ट आ जाए, या आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कोई सिटी आ जाए, या कोई आपको जो हमने बोला था रोड आ जाए, तो इन ऐसे कोई कॉन्सेप्ट जो अब आपको आए जिनकी लिमिट्स हैं, मान लीजिए एक तो ये है, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक तो ये है, एक तो ये है, तो हम मानेंगे कि ये हमारा रिवर चिनाब है। तो अगर आप गाइस देखेंगे ये इसकी लिमिट 1 है, ये इसकी लिमिट 2 है, तो हम बोलेंगे इसकी साइड्स जो है, तो लिमिट है ना कहीं पे जाके तो ये खत्म होती है दोनों साइड्स में, तो वो इसकी लिमिट रहती है, जैसे हम बैंक्स भी कह सकते हैं। तो ये जो है ना ब्रिज गाइस, ये इसके ऊपर स्ट्रेच हो रहा है, तो हमने दूसरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे इस्तेमाल किया था। तो ये जो ब्रिज है ये क्या कर रहा होता है, ये किसी भी जगह ये स्ट्रेच कर रहा होता है। तो यूं ही ये स्ट्रेच वाला कॉन्सेप्ट आता है और रिवर वाला कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे, तो हम प्रीपोजिशन अक्रॉस का इस्तेमाल करते हैं, तो ओवर का तो उस समय नहीं करेंगे। तो एक तो एक्सप्लेनेशन रहा ये, क्योंकि ये जो रिवर चिनाब है उसमें 2 लिमिट्स हैं, तो 2 लिमिट्स के ऊपर जो है ना उसमें स्ट्रेच हो रहा है ब्रिज, तो इस हिसाब से यहाँ से अक्रॉस आ जाएगा, क्योंकि अक्रॉस का इस्तेमाल वहीं पे बनता है जहाँ पे किसी चीज़ की, किसी सरफेस की 2 लिमिट्स हो, 2 साइड्स हो, तो फिर कोई चीज़ अगर स्ट्रेच हो रही है उस पर, तो उस समय हमें क्या करना है इस्तेमाल, उस समय हमें अक्रॉस का इस्तेमाल करना है। और एक चीज़ है गाइज, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे इस ब्रिज और इस रिवर की ये जो 2 लिमिट्स है इनके बारे में है। तो यहाँ पे जो ये वाला इस समय रिलेशनशिप है, एक तो है रिवर की जो 2 लिमिट्स है उनका रिलेशनशिप है किसके साथ, ब्रिज के साथ क्या है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि रिवर के ऊपर से ये ब्रिज स्ट्रेच होता है, तो स्ट्रेच वाला ही कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे, तो अक्रॉस आ जाएगा। ठीक है ना गाइज। तो ये तो था प्रीपोजिशन अक्रॉस के बारे में। हाँ, कभी कभार हम ऐसे लिख लेते हैं, ही वेंट
डैश द ब्रिज, ही वेंट डैश द ब्रिज, ही वेंट, तो इस समय अभी ओवर हम लिखेंगे। लेकिन गाइज आप अगर देखेंगे इस समय ये जो रिलेशनशिप है ना यहाँ पे, तो इस समय ये एक ही इस और इस ब्रिज के बारे में बात की गई है। लेकिन उस वाले में जो था देयर इज अ ब्यूटीफुल ब्रिज अक्रॉस द रिवर चिनाब, वहां पे तो था रिवर के बारे में, तो यहाँ पे ब्रिज और इंसान के बारे में, लेकिन यहाँ पे इंसान का कहीं पे अमल दखल नहीं है, तो यहाँ पे हम ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो है ना स्ट्रेच हो रहा है एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक, तो ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद अगर हम देखें जो हमारा क्लास वाला है, तो क्लास को हम कैसे मतलब आइडेंटिफाई कर पाएंगे इजीली, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि क्लास किसको हम बोलते हैं। हम ज़्यादा तो वो रिपीटेशन में नहीं चले जाएंगे कि डीपली हम फिर से क्लास को स्टडी करने बैठे, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन इसके ऊपर। तो सबसे पहली जो हमने बात कही थी क्लास के बारे में, वो हमने ये बोला था कि क्लास जो होता है ये होता है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, हैविंग बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो इसका खुद का सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो आपको अभी मालूम ही है, जैसे मैंने बोला था आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, तो ये वाला जो है आई इसमें सब्जेक्ट है। तो ये बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बोलता है। तो गाइस हम जो बात कर रहे थे, सॉरी फ़ोन कॉल की वजह से डिस्टर्ब हुआ था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे क्लॉज के बारे में। तो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद का प्रेडिकेट होता है। तो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है उसको हम प्रेडिकेट बोल लेते हैं। अब यहाँ पे जो है ना गाइस, वो क्लास की हमने कुछ टाइप्स जो ऑलरेडी हमने पढ़ी है उनको हमने यहाँ पे लिखा है। एक तो है प्रिंसिपल क्लास, और दूसरा है हमारा कोऑर्डिनेट क्लासेस, और तीसरा है सबऑर्डिनेट क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हम ऐसे लिखें ही प्लेज क्रिकेट, तो अगर आप देखेंगे गाइस तो ये एक ही क्लास है, इसमें कोई और क्लास तो नहीं है, इसमें कोई कंजक्शन लिंक तो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अपने आप में ये कंप्लीट है, एक सेंटेंस भी कंप्लीट है और एक क्लास है। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लास है। इसी तरह अगर हम दूसरी एग्जांपल लेंगे, तो जैसे हमने पिछली बार भी कहा था द अर्थ इज राउंड एंड वी कैन प्रूव इट। तो हमने क्या कहा था, द अर्थ इज राउंड एंड वी कैन प्रूव इट। तो अगर आप गाइस देखेंगे यहाँ पे जो है ना इसमें एंड लगा हुआ है, ये कंजक्शन है, ठीक है ना। तो कम्युलेटिव कोऑर्डिनेट कंजक्शन है यहाँ पे। द अर्थ इज राउंड ये एक क्लॉज है, वी कैन प्रूव इट ये एक क्लॉज है। अगर आप गाइस एक काम हम अगर करेंगे, द अर्थ इज राउंड, अगर हम खाली ये वाला हिस्सा लिखेंगे तो इसकी भी खुद की मीनिंग है, तो ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है मीनिंग के लिए। तो इसी तरह अगर हम वी कैन प्रूव इट लिखेंगे तो वी कैन प्रूव इट भी हम एक अलग से सेंटेंस लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो कोऑर्डिनेट क्लासेस होते हैं वो अगर हम अलग अलग से लिखते हैं तो उन पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो वो खुद ब खुद एक स्टैंड हो सकते हैं एज अ सेंटेंस अलोन। तो वो खुद ब खुद सेंटेंस रह सकते हैं और उनमें जो है ना मीनिंग वो कंप्लीट आ जाएगी। तो इस हिसाब से क्या है गाइस, जो प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लासेस होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे पे मीनिंग के लिए डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं। और एक चीज है, जो कोऑर्डिनेट क्लासेस हैं उनमें चूंकि वो तो दो क्लासेस होते हैं या दो से ज़्यादा, तो इस हिसाब से वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो उसको कनेक्ट करे, जो उन क्लासेस को लिंक करे। तो इसीलिए वहाँ पे क्या है ना, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आ जाते हैं। तो जैसा हमने पिछले बार भी बोला था, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस क्या होते हैं, जो कंजक्शंस ऑफ जो क्लासेस ऑफ इक्वल रैंक्स को ज्वाइन करते हैं, क्लासेस ऑफ इक्वल रैंक्स को ज्वाइन करते हैं। तो क्लास ऑफ इक्वल रैंक किसको हम बोलते हैं, जिसमें एक जो है ना क्लास दूसरे क्लास पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है। जैसे कि आपने अभी देखा एग्जांपल में, द अर्थ इज राउंड एंड वी कैन प्रूव इट, तो वो एक क्लास ऑफ इक्वल रैंक्स कहलाएंगे। तो इसमें अभी कोऑर्डिनेट कंजक्शन का इस्तेमाल होगा। जैसे हमारे पास देखें कौन सा कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एंड है हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजक्शन, बट है हमारे पास, और है हमारे पास, नॉर है, नाइदर है, आइदर है, एज वेल एज है। तो गाइज आपको ये याद रखने पड़ेंगे ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन, क्योंकि जब आपको फिर क्लास को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, तो उस समय ये आपकी मदद करेंगे कि ये कोऑर्डिनेट है कि सबऑर्डिनेट है। क्योंकि अगर आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन को वहां पे देखेंगे तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे हाँ ये तो फिर कोऑर्डिनेट क्लास है। तो इसी तरह फिर उसके बाद जो है ना, वो तो सबऑर्डिनेट क्लास के बारे में हमने बात की थी, तो इसी पे वो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हुआ था। तो सबऑर्डिनेट क्लास किसको हम बोलते हैं, हमने इसकी थोड़ी सी है ना यहाँ पे डेफिनेशन लिख ली है, अ क्लॉज।
एक ऐसी क्लास होती है विच कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये वो क्लास होती है जो खुद ब खुद अकेले ये स्टैंड नहीं कर सकती है एज अ कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि इसमें मीनिंग नहीं निकल पाएगी अगर हम इसको अलहदा लिखेंगे। जैसे अगर मैं यहां पे लिख लूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। यहां पे दिया है ही इज ऑलवेज ऑनेस्ट ऑल्दो ही इज पोर। आप देखिए गाइज, ही इज ऑलवेज ऑनेस्ट, तो वो तो हमेशा ऑनेस्ट है। हम मीनिंग में यहां पे नहीं जाएंगे, हम खाली आइडेंटिफिकेशन पे जाएंगे। ही इज ऑलवेज ऑनेस्ट ऑल्दो ही इज पोर। आप देखें गाइज, अगर आप यहां से यहां तक देखेंगे ही इज ऑलवेज ऑनेस्ट, तो ये एक क्लॉज है, और ऑल्दो ही इज पुअर यहां से यहां तक ये दूसरा क्लॉज है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से सबऑर्डिनेट कौन है और मेन कौन है। जो ये ही इज ऑलवेज ऑनेस्ट है, ये हमारा मेन क्लॉज है, या प्रिंसिपल क्लॉज भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये है ना कंप्लीट इन इटसेल्फ है। अगर हम ये है, अगर ये ऑल्दो ही इज पुअर, अगर इसको हम काट लें, यहां से हमारा क्या बचता है, ही इज ऑलवेज ऑनेस्ट, तो इसकी कंप्लीट मीनिंग आ जाएगी। इसका मतलब ये स्टैंड हो सकता है अलोन। लेकिन अगर आप इस चीज को देखेंगे, अगर हम यहां से इसको इरेज करें, तो यहां से हमें क्या बचता है, ऑल्दो ही इज पुअर, ऑल्दो अगर वो गरीब है। तो इसमें क्या है ना गाइस, इसमें एक ये क्लास जो है ऑल्दो ही इज पुअर, ये हमें लगता है कि जैसे हैंगिंग है, क्योंकि इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं है तब तक जब तक हम इसको ये वाला क्लास नहीं देंगे। तो इसीलिए हम ऑल्दो ही इज पुअर जो है ना, यहां पे इसको बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लास। तो इसीलिए हमने कहा कि ये वो क्लास होती है जो अलोन स्टैंड नहीं कर सकती एज ए कंप्लीट सेंटेंस। जैसे आपने यहां पे देखा ही इज ऑलवेज ऑनेस्ट, तो ये तो स्टैंड हो सकता है एज ए कंप्लीट सेंटेंस, इसमें कंप्लीट मीनिंग है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये हमारा है मेन क्लॉज, ठीक है, और ये हमारा है अभी अब सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन गाइस यहां पे आप इजीली आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, आप एक बात याद रखें, यहां पे जो कंजक्शन होता है उसको देखकर आप ये इजीली कह सकते हैं कि ये सबऑर्डिनेट हो सकता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है। कैसे? क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होते हैं ना, उनको ज्वाइन करने के लिए हमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन की जरूरत पड़ती है। तो कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आपको फिर याद रखने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास जो है ना सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कुछ होते हैं, जैसे हमने यहां पे दिया है एज इफ दिया है, अनलेस दिया है, बिकॉज दिया है, सिंस दिया है, वेदर दिया है, अंटिल दिया है, एज लॉन्ग एज दिया है, व्हेन दिया है, हु दिया है, लेस्ट दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, वायर दिया हुआ है, विच और होम। तो ये क्या हमारे पास बचते हैं गाइस, ये हमारे पास बचते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। तो ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस अगर आप याद रखते हैं तो इनसे क्या होगा, इनसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज को। जैसे यहां पे ऑल्दो का इस्तेमाल किया गया है, तो यहां पे तो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये। और एक तरीका है इनको पहचानने का, तो अब तो आपको आ गया होगा। तो ये वाला जो है ही इज ऑलवेज ऑनेस्ट, ये डिपेंड नहीं कर रहा है इस पे, तो हम बोलेंगे ये मेन क्लॉज है। और ये ऑल्दो ही इज पुअर, ये इस पे डिपेंड कर रहा है, हम बोलेंगे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और इसके साथ कंजक्शन ऑल्दो भी है, तो हम बोलेंगे ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और एक तरीका है गाइस इनको जानने के लिए, वो क्या तरीका है, वो तरीका ये है कि जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेस है, अगर आपके पास कोई सेंटेंस है, मान लीजिए आपका सेंटेंस जो है वो बिगिन होता है किससे, सबऑर्डिनेट क्लॉज से। मान ले आप ऐसे बिगिन होता है, इफ आई फाइंड माई वैलेट, इफ आई फाइंड माई वैलेट, यहां पे हम करेंगे कॉमा, वी कैन ऑल गो फॉर आइसक्रीम। तो अगर मुझे क्या होता है, अगर मुझे क्या मिल जाता है, मेरा वैलेट मिल जाता है। तो यहां पे आप गाइस देखें, ये जो यहां से यहां तक ये सेंटेंस है, तो इसमें हमने क्या करा, हमने लिखा कि अगर हमने कहा ये बात यहां पे कही कि अगर हमें कोई भी सेंटेंस बिगिन होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज से, तो वहां पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके पीछे जो है ना कॉमा लगाना पड़ेगा। तो जिस क्लॉज के पीछे आप कॉमा देखेंगे वो आपका फिर क्या रहेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्योंकि अगर कोई सेंटेंस बिगिन होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज से, तो उसके पीछे फिर जरूरी कॉमा होगा। और अगर ये मेन क्लॉज से बिगिन होता है, जैसे यही एग्जांपल हम ऐसे लिखेंगे, वी कैन ऑल गो फॉर आइसक्रीम, we can all go for ice cream if I find my
वैलिड। तो यहां पे आपने क्या देखा कि अगर ये मेन क्लास से बिगिन होता है तो यहां फिर कॉमा नहीं आएगा, तो इस वाले में तो ये वाला अभी सबऑर्डिनेट क्लास हमारा रहेगा। तो सिंपल सा एक तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का, या तो आप कंजक्शन देख के कीजिएगा, या तो ये कि अगर ये बिगिन होता है सबऑर्डिनेट क्लास से तो फिर उसके पीछे कॉमा होगा, अगर बिगिन होता है कोई सेंटेंस मेन क्लास से तो फिर उसके पीछे कॉमा नहीं होगा। ये दूसरा तरीका है इनको पहचानने का। तो अब बात आती है जो ये सबऑर्डिनेट क्लासेस, ये तो हमने अभी जाना कि सबऑर्डिनेट क्लासेस क्या होते हैं अभी। तो ये वो क्लासेस होते हैं जो डिपेंड करते हैं मेन क्लास पे अपनी मीनिंग के लिए, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहां पे। ही इज वीक बिकॉज ही वर्क्स हार्ड। तो यहां पे आप गाइस देखें, ही इज वीक अगर हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस लेंगे, अगर हम ये वाला काट देंगे तो ही इज वीक हमारा क्या निकल के आता है, एक सेंटेंस निकल के आता है। ये स्टैंड हो सकता है अलोन, हम बोलेंगे कि ये मेन क्लॉज है, तो ये मेन क्लॉज है। तो ये बिकॉज ही वर्क्स हार्ड ये हमारा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो इजीली हम ऐसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसी तरह अगर हम यहां पे दूसरी एग्जांपल में देखें, आई मेट द बॉय, आई मेट द बॉय, तो अगर हम यहां पे फुल स्टॉप लगाएंगे तो इतना ही सेंटेंस लिखेंगे तो ये स्टैंड हो सकता है अलोन। आई मेट द बॉय, ठीक है, आई मेट द बॉय, मैं उसको मिला। लेकिन अगर यहां पे हम क्या करें, अगर ये वाला हम ले ले, हु स्टोल माय पेन, हु स्टोल माय पेन, तो इसको जो है ना, जो इसको मीनिंग की क्या है जरूरत है, ये मीनिंग ढूंढ रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है इस समय मीनिंग में, तो ये स्टैंड नहीं हो सकता है अलोन ये वाला, इसलिए बोलेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसी तरह अगर हम और एक एग्जांपल देखें, आई रीड द न्यूज़पेपर, मैं पढ़ रहा हूं न्यूज़पेपर, तो अगर हम यहां पे फुल स्टॉप लगाएंगे, यहां से ये काटेंगे, तो ये हमारा स्टैंड हो सकता है सेंटेंस अलोन, आई रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, तो कंप्लीट है मीनिंग इसकी। लेकिन अगर ये वाला हम देखें, बिकॉज इट इंटरेस्ट्स मी, अगर ऐसे हम लिखें बिकॉज इट इंटरेस्ट्स मी, ये वाला इसको नहीं दे, तो इसकी जो है ना मीनिंग वो हैंगिंग रहेगी। तो आपको दूर से ही पता चलेगा कि इसकी मीनिंग हैंगिंग है। तो जब मीनिंग हैंगिंग है इसका मतलब ये इस पर डिपेंड कर रहा होगा, तो जब डिपेंड कर रहा है तो फिर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन के आया हमारे पास, ठीक है गाइस। तो ये था हम कैसे कर पाएंगे आइडेंटिफाई सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को, या प्रिंसिपल क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस भी आपको याद रखने हैं कि सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं जो हमने बोले। अब जो है ना गाइस, ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, इन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपको एग्जाम्स में पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है, वो आपको एग्जाम्स में अक्सर बेशतर ये चीज पूछ लेते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे एक एग्जाम्पल दिया गया हो, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे दिया गया हो, आई फियर दैट आई शैल फेल। आपको ऐसे एग्जाम्पल दिया गया होगा, आई शैल फेल। तो क्वेश्चन है हमारा, आई फियर दैट आई शैल फेल, फिर आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है क्लॉज में, क्लॉज को इसमें से। तो कौन सा क्लॉज आइडेंटिफाई करना है, या तो वो पूछेगा कि आप बताएं ये सबऑर्डिनेट कौन है इसमें और मेन कौन है, तो वो तो है एक बात। या वो ये पूछ सकता है जो बहुत एग्जाम्स में पूछा जा भी चुका है और इसी में से ज्यादा पूछा जाता है, वो ये कह सकता है कि आप हमें बताएं जो ये है ना, दैट आई शैल फेयर, आप हमें बताएं इस वाले सेंटेंस में दैट आई शैल फेल जो है यहां पे हमारा सेंटेंस, आई फियर दैट आई शैल फेल, तो ये दैट आई शैल फेल जो है आप हमें बताएं ये कौन सा वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये कौन सा वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो कौन सा वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो बताने के लिए हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्या है, टाइप्स को जानना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहां पे आ जाएंगे सबऑर्डिनेट क्लॉजेस पे। तो गाइस जो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं वो 3 तरह के होते हैं, फिर उनमें भी टाइप्स निकल के आएंगे, वो हम बाद में देखेंगे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस 3 टाइप्स के हमारे पास होते हैं। एक तो होता है नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कौन सा किसका काम देता है, नाउन का काम देता है। इसका मतलब क्या हुआ, नाउन का काम देता है। आप ऐसे समझिए, ये आंसर देगा हमें किस क्वेश्चन को, व्हाट क्वेश्चन को। अगर हमें क्वेश्चन अराइज होता है हमारे जहन में क्या, तो उसको आंसर देगा वो कौन हो, वो उसका जो आंसर देगा वो होगा हमारा नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये बात आप याद रखें, ये जो नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये यूजुअली बिगिन होता है कंजक्शन से। कौन कौन सा कंजक्शन होता है, दैट होता है, इफ होता है, वेदर होता है, व्हाट होता है, और इनके इंट्रोगेटिव से, यानी कि इनसे क्वेश्चन भी बना होता है फिर, जैसे वाई से, व्हाट से, वेयर से, व्हेन से और हाउ से।
आप यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये डज द वर्क ऑफ अ नाउन, इसका मतलब क्या होता है, तो जिसको हम फिर नाउन सबऑर्डिनेट क्लास बाद में बोलेंगे। तो हमारे पास दो क्लासेस होंगे, एक तो होगा मेन क्लास, एक होगा सबऑर्डिनेट क्लास। लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लास जैसे यहां पे है, तो थोड़ा सा पहले हम जूम कर लेते हैं इसको। जैसे हमारे पास है आई फियर दैट, तो ये हमारा है मेन, आई फियर ये हमारा है मेन क्लास, दैट आई शैल फेल ये हमारा है सबऑर्डिनेट क्लास। तो इतना तो हमने आइडेंटिफाई अभी किया। अब हमें गाइस क्या करना है, अब हमें बताना है दैट आई शैल फेल ये कौन सा सबऑर्डिनेट क्लास है, ये नाउन सबऑर्डिनेट क्लास है, ये एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास है कि एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लास है। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एक तो हमने ये बात बोली कि ये कंजक्शन इसमें दैट होगा, इफ होगा, वेदर होगा, तो ये कंजक्शन आप देख लें, तो उस हिसाब से भी हम पहचान सकते हैं। दूसरा जो हमने बोला कि ये आंसर देगा क्वेश्चन व्हाट को, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी आप देखें, अगर हम यहां पे ये देखें, ये फियर जो है ना वर्ब, इसके पीछे लगा है दैट, आई फियर, तो मैं डर रहा हूं, मुझे खौफ है। तो क्या खौफ है, क्या खौफ है, तो इस क्या का किसने आंसर दिया, इसका आंसर दिया किसने, इस दैट आई शैल फेल ने। तो इसका आंसर दिया दैट आई शैल फेल ने। तो यहां पे हम इसीलिए बोलेंगे कि ये जो है ना, इसने क्या किया, ये आंसर दिया किस क्वेश्चन का, व्हाट का, किस वर्ब के पीछे, फियर वर्ब के पीछे। तो हम बोलेंगे इस हिसाब से ये वर्क कर रहा है किसकी, नाउन की, तो हम बोलेंगे कि ये है फिर नाउन सबऑर्डिनेट क्लास। तो फिर से मैं बोल लेता हूं, जो हमारा नाउन सबऑर्डिनेट क्लास है वो क्या करता है, डज द वर्क ऑफ अ नाउन, वो नाउन का काम देता है, नाउन का काम देता है। तो यूजुअली क्या करता है, क्वेश्चन जो हमारा व्हाट अराइज होता है, क्या उसका आंसर देता है। और तीसरी बात जो बोली कि वो बिगिन होता है, जो नाउन सबऑर्डिनेट क्लास दैट, उसमें कंजक्शन दैट का इस्तेमाल किया होगा, इफ का इस्तेमाल किया होगा, वेदर का इस्तेमाल किया होगा, व्हाट का इस्तेमाल किया होगा, या तो इनके इंट्रोगेटिव्स का इस्तेमाल किया होगा। इंट्रोगेटिव्स का मतलब उस समय क्वेश्चन पूछी गई होगी, तो वो यहां हमारा कहने का मतलब रहता है। तो इसी हिसाब से मैंने यहां फिर बोला आई फियर, अगर हम देखेंगे ये हमारा मेन क्लास है आई फियर, तो मेन क्लास है हमारा आई फियर, सबऑर्डिनेट क्लास है हमारा दैट आई शैल फेल। अब कौन सा वाला सबऑर्डिनेट क्लास है, एक तो हमें इस दैट से अभी पता चल ही गया कि ये नाउन सबऑर्डिनेट क्लास है, क्योंकि दैट का इस्तेमाल वहां पे होता है। और दूसरी चीज जो है, यहां पे हमें क्वेश्चन व्हाट का आंसर भी मिलता है, आई फियर, भाई क्या खौफ है आपको, क्या खौफ है, तो किसने आंसर दिया क्या खौफ है, दैट आई शैल फेल, कि कहीं खुदा ना खास्ता मैं फेल ना हो जाऊं, तो इसका आंसर तो इसी ने दिया ना। तो नाउन का इस व्हाट का आंसर इसने दिया, हेंस हम बोलेंगे कि इसने क्या किया यहां पे, इसने वर्क किया नाउन का, तो ये बोलेंगे हम नाउन सबऑर्डिनेट क्लास है। इसी तरह गाइस दूसरा जो हमारा एग्जांपल है, जो टाइप है सॉरी सबऑर्डिनेट क्लासेस का, वो क्या है, वो है एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास। तो एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास जो है, जिस तरह नाउन सबऑर्डिनेट क्लास वर्क कर रहा था किसका, नाउन का, उस तरह अब यहां पे जो एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास वर्क कर रहा होगा एडजेक्टिव की। जैसे मैं आपको एग्जांपल एक समझाता हूं, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। हम बोलेंगे ऐसे, she was happy। तो यहां पे हम लिखेंगे एग्जाम्पल गाइज, द वोमन हु वॉज हैप्पी डांस्ड। आप देखिए गाइज, द वोमन हु वॉज हैप्पी, यहां से यहां तक हम क्या करेंगे, इसको कामाज में रखेंगे, क्योंकि ये है ना, ये जो हमारा है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास है। क्योंकि जो एडजेक्टिव ये होते हैं, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लासेस होते हैं, इनको हम और एक नाम से भी पुकारते हैं, रिलेटिव क्लासेस के नाम से भी पुकारते हैं। तो रिलेटिव क्लासेस के बारे में भी हम बाद में जानेंगे दूसरे वीडियोस में, लेकिन यहाँ पे मैं हल्का फुल्का बोल देता हूँ कि ये रिलेटिव क्लासेस जो होते हैं ना, इनमें रिलेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है, जैसे ये हु यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना गाइस। तो हम जो बात कर रहे हैं असल में यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास क्या करेगा, ये एडजेक्टिव का काम हमें देगा। आप देखिए गाइस, जो यहाँ पे मेन क्लास है वो कौन सा है, तो द वोमन डांस्ड, द वोमन डांस्ड ये हमारा मेन क्लास है। तो सबऑर्डिनेट क्लास कौन सा है, हु वॉज हैप्पी,
तो ये हमारा हु वाज हैप्पी जो है सबऑर्डिनेट क्लास है यहां पे। आप अगर अभी गाइस देखेंगे तो यहां पे ये हैप्पी क्या है हमारा, हैप्पी, सैड, ये क्या दिखाता है, ये किसी की, ये क्वालिफाई कर रहा है अभी किसको, एक नाउन को, एक वोमन को क्वालिफाई कर रहा होता है। तो एक जो क्वालिफाई करे नाउन को या प्रोनाउन को, उसको तो हम बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहां पे जो ये हमारा हु वाज हैप्पी है, हु वाज हैप्पी जो सबऑर्डिनेट क्लास है, ये क्वालिफाई करता है इस वोमन को। इस हिसाब से हम बोलेंगे कि ये हमारा यहां पे है एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास। तो इसने क्या किया, इस सबऑर्डिनेट क्लास ने क्या किया, इसने किसका काम किया, एडजेक्टिव का काम किया, इसीलिए इसको बोलेंगे एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास। तो एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास अब हम किसको बोलेंगे, ये वो क्लास है जो हमें एडजेक्टिव का काम देता है गाइस। तो इंट्रोड्यूस कैसे हो सकता है ये, जैसे आपने यहां पे नाउन सबऑर्डिनेट क्लास में देखा, यहां पे कुछ कंजक्शंस इस्तेमाल होते थे, इसी तरह हम गाइस यहां पे देखेंगे कि इसमें कौन सा वाला ये इस्तेमाल हो। तो जैसे यहां पे ये कंजक्शंस इस्तेमाल होते थे, इसी तरह जो हमारा एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास है वहां पे कौन कौन सा कंजक्शंस आमतौर पर इस्तेमाल होता है, वो है विच, दैट, हु, होम, हुज, वेयर, व्हेन। तो वेयर एंड व्हेन समटाइम्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये तो इस्तेमाल होते ही होते हैं, विच, दैट, हु, होम, हुज। तो इनसे ये इंट्रोड्यूस होता है एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास। तो इनको रिलेटिव क्लास भी हम बोलते हैं। इनसे क्या होता है, ये जो एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास होता है, इनसे क्या होता है, जैसे गाइज मैंने एग्जांपल आपको अभी दी, अगर मैं और एक एग्जांपल आपको ये ऐसे दूं, माय ब्रदर हु is an engineer, goes abroad। आप देखिए गाइस, मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिख ली, माय ब्रदर हु इज एन इंजीनियर गोज अब्रॉड। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ये हु इज एन इंजीनियर वाला पार्ट जो है, अगर मैं इसको इरेज करूं, तो हमारे पास क्या बचता है, माय ब्रदर गोज अब्रॉड। तो ये तो हमारा फिर मेन क्लास बनता है, क्योंकि ये स्टैंड हो सकता है अलोन। लेकिन यहां पे जो हु इज एन इंजीनियर, ये हमारा फिर क्या बना, सबऑर्डिनेट क्लास। तो ये स्टैंड नहीं हो सकता अलोन। अब इस हु इज एन इंजीनियर, ये सबऑर्डिनेट क्लास जो है, ये यहां पे फिर क्या कर रहा है, अगर हम इसको निकाल ही ले तो माय ब्रदर गोज अब्रॉड, ये तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, ठीक है, मेरा भाई जो है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। लेकिन हु इज एन इंजीनियर, इसने अभी क्या किया, इसने क्या किया, इसने इस माय ब्रदर के बारे में जो यहां पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की हैसियत से है अभी, उसके बारे में एडिशनल इन्फो दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। तो यही काम रहता है एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास का, कि वो हमें क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो उसके बगैर भी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है। तो लेकिन काम क्या करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी क्वालिफाई करता है नाउन को। तो यहां पे भी क्वालिफाई किया इसने, किसको, नाउन को, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, तो हम बोलेंगे कि ये एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास है यहां पे। तो गाइज इसी तरह अगर हम देखेंगे, जो हमारा नाउन सबऑर्डिनेट क्लास था, वो किस क्वेश्चन का आंसर हमें देता था, व्हाट क्वेश्चन का। तो ये जो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लास, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास, ये आंसर देगा किस क्वेश्चन का, विच मैन, कौन सा, कौन सा। जैसे हमने यहां पे और एक एग्जांपल दिया हुआ है, द मैन हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज अ राइटर। तो एक आदमी जो कहां पे खड़ा है अभी, गेट पे, इज अ राइटर, वो एक लेखक है। आप देखिए गाइज, यहां पे हमने क्या किया है, द मैन इज अ राइटर, ये हमारा मेन क्लास है। तो बीच में जो हमारा है हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, ये हमारा है सबऑर्डिनेट क्लास। तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यहां पे हु का इस्तेमाल किया है, वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो हो गया आइडेंटिफाई। और अगर इसको ऐसे भी देखें, द मैन इज अ राइटर, तो एक अलग सेंटेंस निकल के आता है जिसकी कंप्लीट मीनिंग है, हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, इसकी तो मीनिंग नहीं है। तो यहां पे ये इस चीज पे मत जाइएगा गाइस कभी, कि ये जो हु है यहां पे मतलब ये क्वेश्चन की हैसियत से इस्तेमाल नहीं होता है, यहां पे ये क्वेश्चन की हैसियत से इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहां पे हम अब देखें तो द मैन हु इज स्टैंडिंग एट द गेट इज अ राइटर, यहां पे भी ये जो हु इज स्टैंडिंग एट द गेट, ये इंफॉर्मेशन देता है मैन के बारे में, कौन सा इंसान, तो जो इंसान बैठा है कहां, गेट पे, इज अ राइटर, वो ही लेखक है। तो किस क्वेश्चन का आंसर दिया अभी, विच मैन, कौन सा इंसान। तो एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लास हमें किस क्वेश्चन का आंसर देगा, यह हमें आंसर देगा विच मैन। तो इस क्वेश्चन का हमें यह आंसर देगा। तो ये इंट्रोड्यूस कैसे होता है, विच से, दैट से, हु से, होम से, हुज से, ये भी इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन
यहाँ पे आपको देखना है किस सेंटेंस में। यहाँ पे अगर गाइस देखेंगे, यहाँ पे वर्ब के पीछे फिर क्या आया था, यहाँ पे वर्ब के पीछे दैट आया था। तो इस हिसाब से हमने क्या करा था, हमने बोला था कि ये नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना, ये क्या कर रहा था, ये नाउन का काम दे रहा था, ये दैट आई शैल फेल। या आप आसान तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन व्हाट का आंसर दे रहा था। तो यहां पे ये जो है ना विच मैन का आंसर दे रहा है अभी, तो ये बोलेंगे एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसी तरह जो है तीसरा हमारा वो है एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज। एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज किसको अभी बोलेंगे, जैसे ये नाउन का काम देता है, ये एडजेक्टिव का काम देता है, इसी तरह ये किसका काम देगा, एडवर्ब का काम देगा। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव को भी, और ये क्वालिफाई करेगा वर्ब को भी, और ये क्वालिफाई हम बोलेंगे मॉडिफाई करेगा वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी और एडवर्ब को भी। जैसे हम एग्जांपल से यहां पे समझने की कोशिश करेंगे गाइस, थोड़ा सा जूम करते हैं। हमने यहां पे दिया है ही हैज बीन अनहैप्पी सिंस, देखिए गाइस, ही हैज बीन अनहैप्पी सिंस ही हैज बीन अनहैप्पी सिंस ही लूज द जॉब। तो गाइस यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल दिया अभी वो है एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में, जो एडवर्ब का काम हमें देता है। ही हैज़ बीन अनहैप्पी सिंस ही लॉस्ट द जॉब, तो वो नाखुश है। आप अगर देखेंगे इसमें जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ ना, ये सिंस ही लॉस्ट द जॉब, तो यहाँ से ही हैज़ बीन अनहैप्पी, अनहैप्पी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो उसके बाद हमारा सिंस आ गया है, तो ये सिंस ही लॉस्ट द जॉब, ये जो हमारा सिंस ही लॉस्ट द जॉब है, ये एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि गाइज अभी ये मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे किसको, अनहैप्पी जो है वो हमारा एडजेक्टिव है। तो अभी उस एडजेक्टिव को कौन यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, सिंस ही लॉस्ट द जॉब। तो ये वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये इसको अभी मॉडिफाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्योंकि एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ना वो वर्ब को भी यहाँ पे मॉडिफाई करेगा, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेगा और एडजेक्टिव को भी। तो अनहैप्पी हमारा है, ये हमारा यहाँ पे है एडजेक्टिव, तो इस हिसाब से सिंस ही लॉस्ट द जॉब ये है एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस होता है सिंस से। तो अगर हम देखेंगे एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो हैं इसकी बहुत सारी टाइप्स है। जैसे इसकी टाइप्स है, ये अब डिपेंड करेगा कि हमने इसमें कौन सा कंजक्शन इस्तेमाल किया है। अगर टाइम का कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे तो हम बोलेंगे ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम। इसी तरह एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ रीजन, इसी तरह एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ पर्पस, इसी तरह एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ कंडीशन, इसी तरह एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ मैनर। तो ये वो चीज़ें हैं अभी एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। तो जैसे यहाँ पे रीजन का बयान हुआ है, ही हैज़ बीन अनहैप्पी सिंस, तो यहाँ पे सिंस रीजन बयान कर रहा है, तो एडवर्ब है, इस हिसाब से ये इंट्रोड्यूस हुआ ये एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पे सिंस से, तो हम बोलेंगे एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ रीजन है यहाँ पे। तो इसने यहाँ पे अनहैप्पी जो है एडजेक्टिव उसको मॉडिफाई किया है, हम बोलेंगे सिंस ही लॉस्ट द जॉब, ये यहाँ पे है एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज गाइस। तो ऐसे ही आपको ये जो है ना क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करना होगा और फिर आपको बोलना होगा एग्जाम्स में कि ये कौन सा वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो आज हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा अभी किसके बारे में गाइस, एक तो हमने पढ़ा अभी क्लॉज के बारे में, इसकी टाइप्स पढ़ी, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज को जाना कि ये कौन सा टाइप ऑफ क्लॉज होता है। उसके बाद हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज की टाइप्स देखी, नाउन सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज और एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसके बाद हम देखेंगे जो एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये इसकी जो टाइप्स है, एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्लेस, तो ये कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, बाय।